अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। इसका ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी आप अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं इंसानों के लिए या दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, हम क्या फ़वाइद जो हैं वो इससे हासिल कर सकते हैं, इसके अंदर जो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनका यूज़ कहाँ है, उनका इस्तेमाल कहाँ है। तो ये पेज नंबर 10 के ऊपर ये टॉपिक मिल जाएगा आपको। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है बायोलॉजी का, इससे आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। एक्चुअली फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं किए जा सकते। ये बस बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं इस छोटे से टॉपिक के अंदर कि क्या क्या जो है वो अब तक किया जा चुका है। तो पहला पॉइंट है इम्यूनाइजेशन। देखिए, आपको पता है कि हमारे पास एक अदद इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, ये चैप्टर नंबर 14 में आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें बीमारियों से बचाता है। तो जो ऑर्गेनिज़म है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है या जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनसे हमारी हिफाजत करता है। तो उसको ट्रेन करना, उसको इस काबिल बनाना कि वो हमारी हिफाजत कर सके किसी ख़ास ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़, ये कहलाता है इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उसमें एक तरीका है बाय वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन सिर्फ वैक्सीनेशन से नहीं होती। इम्यूनाइजेशन का सिर्फ मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। ये वैक्सीनेशन के ज़रिए भी किया जा सकता है और ये बनी बनाई एंटीबॉडीज़ के ज़रिए भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो वैक्सीनेशन के ज़रिए है। जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है, इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी है या मॉर्बिडिटी है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है। इन्फेंट कहते हैं एक साल के बच्चे को, तो उसकी जो मॉर्टेलिटी है यानी जितने बच्चे पैदाइश के बाद मर जाते थे, या मॉर्बिडिटी है कि उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी या कोई बीमारी रह जाती थी, वैक्सीनेशन के बाद से बहुत ज़्यादा ये बहुत हद तक इनमें कमी आ गई है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है और जब वैक्सीन उन्हें लग जाती है तो उनके अंदर वो प्रॉब्लम्स नहीं होती। वैक्सीन को जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया था वो इस साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम एडवर्ड जेनर है। और पहली बीमारी के जिसके ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई गई थी वो बीमारी थी स्मॉल पॉक्स। इस स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ सबसे पहले वैक्सीनेट किया गया था और इससे मिलती जुलती बीमारी होती है काउ पॉक्स। तो उसका वायरस लेकर जो है वो किसी की बॉडी में डाला गया था, तो उस शख्स को फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। उसके बाद से मल्टीपल डिजीज़ हैं कि जिनके ख़िलाफ़ जो है, जिनके लिए जो है वो वैक्सीन डेवलप की जा चुकी है। पोलियो जो है ये बहुत मशहूर, पूरी दुनिया जो है वो पोलियो से जान छुड़ा चुकी है। हमारे और कुछ एक दो कंट्रीज़ के अंदर हैं जहाँ पर जो वैक्सीन है उसका इफ़ेक्टिव सिस्टम नहीं है, तो जिसकी वजह से पोलियो अभी तक मौजूद है। इसके अलावा हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस बी है, इनकी जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है। इसके अलावा देयर आर अदर डिजीज़ लाइक मीज़ल्स है, इसके अलावा टेटनस है, रुबेला है और आपका पॉक्स वायरस है। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं कि जिनके खिलाफ वैक्सीन जो है वो बनाई जा चुकी हैं। अब वैक्सीनेशन के अंदर होता क्या है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, यानी एक बार अगर लगा लिया आपने तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप महफूज हो जाएंगे, और कुछ के अंदर प्रोटेक्शन जो है वो कुछ वक्त के बाद फेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब वैक्सीन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो सपोज़ कर लें कि ये बैक्टीरिया है जो कि बीमारी कॉज करने वाला है। ठीक है, ये इसकी आँख बना देता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है और ये इसके पास कोई हथियार है कि जिसके ज़रिए ये हमें बीमार करता है। ठीक है, ये मैं आरी की तरह का बना रहा हूँ। ठीक है, और ये इसका फेस है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक इसका फेस और एक इसका ये हथियार। देखिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो यूजुअली इसके फेस को पहचानता है, बाकी बॉडी को नहीं पहचानता, सिर्फ फेस को पहचानता है। तो जिस पार्ट को हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है उसे हम नाम देते हैं एंटीजन का, और जो हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचानने के बाद जो हथियार बनाता है, जिन्हें आप कहते हैं एंटीबॉडीज़, वो भी इसी के ख़िलाफ़ बनाई जाती हैं। ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं जिनसे हमें हिफाजत मिलती है, वो इसी एंटीजन के ख़िलाफ़ बनाई जाती हैं। अब वैक्सीनेशन के अंदर क्या करते हैं, देखें, ये जो बैक्टीरिया है ना, या ये जो वायरस है जो हमें बीमारी कॉज करेगा, इसी बैक्टीरिया या वायरस को लेते हैं, एक काम ये करते हैं कि या तो इसका हथियार वीक कर देते हैं। अगर मैं इसके हथियार को कवर कर दूं किसी चीज़ से, तो क्या ये नुकसान पहुंचा पाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएगा। तो या तो ये काम करते हैं कि इसको वीक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, इतना वीक कि ये बीमारी कॉज नहीं कर पाता, और इसको डाल देते हैं बॉडी में।
इसका चेहरा तो सलामत है, तो इम्यून सिस्टम इसके चेहरे को देखता है, एंटीजन को देखता है और उसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देता है, एंटीबॉडी। एक बार इम्यून सिस्टम किसी को पहचान लेता है ना, तो उसकी पिक्चर खींच के रख लेता है। आइंदा ज़िंदगी में कभी भी अगर ये बैक्टीरिया अपना हथियार सही सलामत लेकर भी आएगा ना, तो इससे पहले कि ये बीमारी कॉज करे, इम्यून सिस्टम इसे किल कर देता है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप इससे इसका हथियार ले लें। तो ये जो इसका हथियार था ये हमने ले लिया और हमने इसको बिना हथियार के बॉडी में डाल दिया। अब जब इसके पास हथियार नहीं है तो ये बीमारी कॉज नहीं कर सकता, लेकिन इसका चेहरा मौजूद है, इसका एंटीजन मौजूद है। अब ये जो एंटीजन है इसको हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा। अगली बार अगर ये हथियार के साथ भी आएगा तो इससे पहले कि ये बीमारी कॉज करे, इम्यून सिस्टम ने जो एंटीबॉडीज़ बनाई हैं वो इसे डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो ये तरीका यूज़ किया जाता है, ये तरीका यूज़ किया जाता है वैक्सीन के अंदर। जो बैक्टीरिया या जो वायरस बीमारी कॉज करने वाला है उसी को डालते हैं, कभी जिंदा डालते हैं, कभी मार के डालते हैं, कभी कमज़ोर करके डालते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से। तो पोलियो की जो वैक्सीन होती है उसमें पोलियो का वायरस होता है, हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है उसमें हेपेटाइटिस का वायरस का कोई पार्ट होता है। लाजिम है कि उसमें क्या डाला जाए, एंटीजन, एक ऐसा पार्ट डाला जाए जिसे इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। अगर ये बैक्टीरिया का सेल है, ये अगर एक बैक्टीरिया का सेल है, तो इम्यून सिस्टम इस पूरे बैक्टीरिया के सेल को नहीं पहचानता, बल्कि इसके ऊपर कोई छोटा सा पार्ट ऐसा होगा कि जिसको इम्यून सिस्टम पहचानता है। ये वो पार्ट है, तो इसको हम नाम देते हैं एंटीजन का। और फिर इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है जो जाके इस पर चिपक जाते हैं। ये वाई शेप जो स्ट्रक्चर है, दीज आर नोन एज एंटीबॉडी। सो दिस इज़ हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स। तो ये एक फ़ायदा है और यही बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भी पॉसिबल हुआ है। कुछ वैक्सीन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भी बनाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है बायोलॉजी की वो है एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स क्या हैं? तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, यानी बहुत थोड़े से अमाउंट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। या तो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको रिप्रोडक्शन से रोक देते हैं, या फिर उन्हें किल कर देते हैं। तो ये दोनों तरह से जो है वो डेफिनेशन इस्तेमाल की जाती है। अब एंटीबायोटिक जो सबसे पहली डिस्कवर हुई थी, देखिए इन्वेंट नहीं की थी, डिस्कवर हुई थी, यानी नेचर में पहले से मौजूद थी, वो थी पेनिसिलिन। ये आपने याद रखना है। पेनिसिलिन जो है ये एक फंगस से मिली थी, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ेंगे। और ये तीन हमारे पास लोग हैं कि जिन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन। इन्होंने जो है ये डिस्कवर की थी और आइसोलेट की थी और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की थी। अच्छा, अब एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, ये बेसिकली करती क्या हैं, तो ये किस तरह से फाइट करती हैं? बहुत आसान सी बात है। देखिए, हमारी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन्हें कोई ना कोई एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का सेल है, ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये बनाता है सेल वॉल, ठीक है। सपोज कर लें ये सेल वॉल है। अब सेल वॉल बनाने के लिए इसको चाहिए कोई ना कोई एंजाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है। ये मैंने बाहर बनाया है, बाहर नहीं होता, ये एंजाइम है, ये इसके ऊपर काम करता है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस बैक्टीरिया को मारूं, तो मैं क्या करूँ? सिंपल, इस एंजाइम को काम करने से रोक दूं। मैं ऐसी दवा बनाऊं जो इस एंजाइम को अपना काम ना करने दे। जब ये एंजाइम अपना काम नहीं कर सकेगा तो ये जो सेल वॉल है ये नहीं बनेगी, और जाहिर सी बात है जब सेल वॉल नहीं होगी तो बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और बैक्टीरिया मर जाएगा। सिमिलरली आपने नाम सुना होगा प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स जो हैं ज़्यादातर सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम्स खुद प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा सेल की बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन से बनी होती हैं, और प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी होती है राइबोसोम्स की। तो अगर ऐसी दवा बना दी जाए जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स को अपना काम करने ना दे, तो उसकी बॉडी के अंदर, उसके सेल के अंदर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, और जब प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो उसका कोई भी काम नहीं होगा, और जब उसका कोई भी काम नहीं होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक इस तरह से टारगेट करते हैं या तो सेल मेम्ब्रेन को, या सेल वॉल को, या राइबोसोम्स को, या किसी एक प्रोसेस को टारगेट करती हैं जिसको अगर रोक दिया जाए तो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। बहुत सारी बीमारियां हैं जो एंटीबायोटिक से जो है वो ट्रीट की गई हैं, लाइक टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। जब आया था टीबी तब बहुत ज़्यादा डेंजरस था। अब यह है कि 6 महीने या 9 महीने की ट्रीटमेंट होती है और आपका टीबी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेप्रोसी, इसके अलावा एंथ्रैक्स, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जिनके खिलाफ जो है वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाते हैं। अब हमारे पास जो एंटीबायोटिक होती हैं वो 2 तरह की हैं। एक वो है जो नेचुरल है। ये जो फंगस से निकाली गई थी एंटीबायोटिक, ये नेचर से मिली थी, ठीक है, हमने खुद तो नहीं बनाई थी, तो ये कहलाएगी नेचुरल। इसी तरह से फंजाई से और भी केमिकल निकाले जाते हैं जिन्हें एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फंजाई क्यों बना रहा था ये?
क्योंकि फंजाई के ऊपर भी बैक्टीरिया अटैक करता है, तो फंजाई बैक्टीरिया से बचने के लिए ये केमिकल बना रहा था। साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ये केमिकल उससे ले लिया, उन्हें पता लग गया कि ये बैक्टीरिया को मारने वाला है, तो उन्होंने इसे पैक करके आपको बेचना शुरू कर दिया कि हम इंसानों के अंदर भी इससे बैक्टीरिया मारेंगे। तो फंजाई बहुत सारे केमिकल्स बनाता है जो यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स है। इवन एक बैक्टीरिया भी दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए केमिकल्स बनाता है। अच्छा, दूसरी बात, जब आपने पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देख लिया, सपोज आपने देखा कि पेनिसिलिन जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था, तो अब आपने लैब के अंदर इसकी कॉपी बनाई, ठीक है, ये आपने कॉपी बनाई और ये जो है ये इसी की तरह से वर्क कर रही है। अब ये जो केमिकल है ये आपने खुद बनाया है, तो ये कहलाएगा सिंथेटिक। ये केमिकल आपको नेचर से मिला था, तो ये कहलाएगा नेचुरल। तो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। फिर एंटीबायोटिक्स के लिए दो वर्ड और इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है नैरो स्पेक्ट्रम और एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम वो एंटीबायोटिक होती है जो किसी खास बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अटैक करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो होती है जो मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया को मारने की सलाहियत रखती है। तो सपोज़ कर लें, अगर डॉक्टर को नहीं पता कि इस वक्त जो आपको इन्फेक्शन हुआ है उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया करवा सकते हैं, तो वो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम देगा। और जब टेस्ट होके आ जाएगा बैक्टीरिया का नाम, तो फिर वो आपको नैरो स्पेक्ट्रम देगा। तो ये एंटीबायोटिक्स की कुछ टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट क्या है भाई फ़ायदा, तो वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का सिंपल सा मतलब ये है कि बीमारियों को ट्रीट करना विद द हेल्प ऑफ केमिकल। तो आप जो पैनाडॉल ले रहे हैं वो भी केमिकल है, ठीक है, आप जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो भी केमिकल है। लेकिन कीमोथेरेपी का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो हम ऐसी बीमारियों के लिए करते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती हैं, या ऐसी बीमारियाँ कि जिनके ऊपर नॉर्मली दवाएँ असर नहीं करती। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एड्स, इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कैंसर, ठीक है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून वो बीमारी है कि जिसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के किसी पार्ट के ख़िलाफ़ अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये केमिकल्स कहलाते हैं कीमोथेरेपी। तो कैंसर के पेशेंट्स के अंदर बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कैंसर कि जिसको सर्जरी के थ्रू नहीं ठीक किया जा सकता, क्योंकि बॉडी में फैल गया है, हर जगह की सर्जरी तो नहीं कर सकते, तो फिर उनको जो है वो केमिकल्स के ज़रिए उन्हें ट्रीट किया जाता है। ये हाई डोज केमिकल्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज भी करते हैं बॉडी को, तो ये कहलाता है कीमोथेरेपी। ये भी बायोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है। इसी तरह का एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी जो है इसके अंदर ट्रीटमेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर अल्फ़ा, बीटा, गामा और एक्स रेज होती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इनमें से कुछ रेडिएशंस जो हैं, इसी तरह की कुछ रेडिएशंस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं रेडियोथेरेपी के अंदर। जो कैंसर है या ट्यूमर है, ये एबनॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी में, तो अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह पर है तो उनके ऊपर जो है वो रेडिएशंस को छोड़ा जाता है। ये रेडिएशंस जाके उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं, तो ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। ये जो एक्स-रेज़ हैं, या आपने सीटी स्कैन का नाम सुना होगा, तो सीटी स्कैन के अंदर भी हाई डोज एक्स-रेज़ इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये डायग्नोसिस के अंदर यानी बीमारी की तशख़ीस के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल हुआ है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा कुछ और हमारे पास एप्लीकेशन है बायोलॉजी की, जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? देखिए, नॉर्मली प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो सॉइल के अंदर करते हैं, ज़मीन के अंदर हम जो है वो बीज लगाते हैं तो उससे पौधा निकलता है, पानी देते रहते हैं हम, पौधा निकलता है उससे। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये स्टार्ट किया था कि इन्होंने बिना मिट्टी के एक बर्तन ले लें और उसके अंदर जो है वो आप पानी डालें और उसके अंदर कुछ मटेरियल जो प्लांट की ज़रूरत होती है वो डाल दें। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि देखें कि प्लांट को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कितना अमाउंट चाहिए होता है किस किस चीज़ का, नाइट्रोजन कितना चाहिए, फास्फोरस कितना चाहिए, पोटेशियम कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये स्टार्ट किया था और फिर जो है ये एक तरीका बन गया जो है प्लांट्स को ग्रो करने का। ये कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये है कि जो ज़मीन वाले प्लांट्स हैं उन्हें आप एक सोल्यूशन के अंदर ग्रो कर रहे हैं बिना मिट्टी के, तो इसी वजह से इसे सॉइललेस या वाटर कल्चर भी कहा जाता है कि आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन के अंदर, उस सोल्यूशन में जिसमें प्लांट की ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये हमारा गलत कॉन्सेप्ट है कि प्लांट को मिट्टी चाहिए होती है। प्लांट को मिट्टी नहीं चाहिए,
प्लांट को मिट्टी में से एक तो पानी मिलता है और मिट्टी में से उसे कुछ मिनरल्स मिलते हैं। अगर यही पानी और यही मिनरल्स मैं किसी और बर्तन में प्लांट को दे दूं तो प्लांट वहां पर भी ग्रो कर जाता है। ज़मीन क्यों चाहिए होती है? एक तो मैंने बता दिया पानी के लिए और मिनरल्स के लिए, और दूसरा सपोर्ट के लिए। जो रूट्स अंदर जाती हैं, अगर एक दरख्त है तो उसे ज़मीन चाहिए होगी, क्योंकि उसे ग्रो करने के लिए, उसे स्टेबल रहने के लिए, एक जगह रहने के लिए उसकी रूट्स डीप जाती हैं और वो सॉइल को पकड़ती हैं। अदर देन दैट मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती, मिट्टी से प्लांट को कुछ हासिल नहीं होता। तो ये तरीका कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। मैंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था ताकि देखें कि प्लांट की ज़रूरत क्या क्या है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं हाइड्रोपोनिक्स के? तो सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि ज़मीन से या मिट्टी से लगने वाली जितनी बीमारियां हैं या जंगली पौधे जो उग जाते हैं ज़मीन के अंदर, उनसे जान छूट जाएगी। मिट्टी से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर होते हैं, वर्म्स जो है वो मिट्टी के अंदर होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो है वो मिट्टी के अंदर होते हैं, तो ये बीमारियां कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, उन्हें डैमेज करते हैं, तो उससे जान छूट जाएगी। नंबर 2, जो एरिया रिक्वायर्ड है कल्टीवेशन के लिए वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मिट्टी के अंदर पौधा लगाते हैं, ये मिट्टी है तो यहाँ पे ये एक पौधा लगेगा, ठीक है, इस मिट्टी में और कुछ नहीं लग सकता। लेकिन अगर मैं इस बर्तन के अंदर पौधा लगाता हूँ तो ये एक पौधा है, ठीक है, फिर मैंने इसके ऊपर शेल्फ रखा और इसके ऊपर एक और पौधा लगा दिया, फिर मैंने इसके ऊपर एक और शेल्फ रखा, मैंने एक और पौधा लगा दिया, तो एक ही एरिया के अंदर मल्टीपल जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं, तो एरिया कम चाहिए। इसके अलावा क्या है भाई, जो फसलें हैं वो एरिड पार्ट्स के अंदर ग्रो की जा सकती हैं, ऐसे एरियाज़ के अंदर कि जहाँ की मिट्टी जो है वो फर्टाइल नहीं है, ऐसे एरियाज़ के जहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल सहरा है, अब सहरा की जो मिट्टी होती है उसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होता, तो अगर आप वहाँ पर प्लांट लगाएंगे भी तो जैसे ही वो निकलेगा पौधा तो वो डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। तो ऐसे एरियाज़ के अंदर क्या करें, आप टेंट लगाएं और उसके बाद उसके अंदर पानी के अंदर जो है वो ग्रो करवा लें, बर्तनों के अंदर ग्रो करवा लें प्लांट्स को। तो उन तमाम एरियाज़ में जहाँ की मिट्टी जो है वो फर्टाइल नहीं होती है, जहाँ की कंडीशंस ख़राब होती हैं, वहाँ पर ग्रो किया जा सकता है। एंड द लास्ट थिंग जो इसका मेन मकसद था, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स आर एसेंशियल। तो प्लांट्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कितना कितना अमाउंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ये पता लगाया जा सकता है। और अगर एग्जैक्ट वही अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाए तो प्लांट को किसी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इन्हें कहीं पर भी ग्रो किया जा सकेगा। तो ये है जो कि हाइड्रोपोनिक्स का फ़ायदा है। देन वी हैव अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी एंड दैट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करना, किस चीज़ की? या तो जेनेटिक मटेरियल की, जेनेटिक मटेरियल का मतलब डीएनए है या क्रोमोसोम है, या सेल की, एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी, या फिर पूरे के पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। किसी भी लेवल के ऊपर जब कॉपी प्रोड्यूस हो रही होती है तो हम कहते हैं कि ये क्लोनिंग हो रही है, और वो जो कॉपी बनती है वो कहलाते हैं क्लोन्स। अब ये दो तरह से होता है, एक ये काम नेचुरली होता है, ठीक है, खुद से होता है, और एक ये आर्टिफिशियली करवाया जा सकता है। नेचुरल क्लोनिंग की क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? आइडेंटिकल ट्विंस, ऐसे बच्चे, ऐसे जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं। देखें, जुड़वा बच्चों की ना दो टाइप्स होती हैं, एक वो हैं जो एक जैसे होता है, यानी अगर लड़का है तो दोनों लड़के होंगे, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होगा, दोनों की शक्ल सेम होगी, दोनों का आई कलर सेम होगा, दोनों का हेयर कलर सेम होगा, दोनों की हाइट सेम होगी, ये कहलाते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ये एग्जाम्पल है नेचुरल क्लोनिंग की। क्यों? नॉर्मली क्या होता है, ये स्पर्म है और ये ओवम है, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बना जाइगोट, ठीक है, दिस इज नोन एज जाइगोट। ये एक सेल है। अच्छा, अब ये जाइगोट डिवाइड होता है, एक से दो बनते हैं, ठीक है, ये एक सेल है और ये दो, और फिर ये दो से बनते हैं चार, ठीक है, ये चार सेल हो गए, फिर ये 4 से 8 बनते हैं, लेकिन ये हमेशा साथ रहते हैं, तो इनसे एक बच्चा बनता है। इन केस अगर ये दो सेल जो हैं ये सेपरेट हो जाएं, ये वाला अलग हो गया और ये वाला सेल अलग हो गया, तो इससे अलग बच्चा बन जाएगा और इससे अलग बच्चा बन जाएगा। चूँकि ये दोनों एक ही जाइगोट से बने हैं, जो डीएनए इसमें था वही डीएनए इसमें भी गया था और वही डीएनए इसमें भी गया था, तो चूँकि डीएनए सेम है और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है, तो ये जो दोनों बच्चे हैं इनके फीचर्स एग्जैक्टली सेम होंगे। ऐसे बच्चे कहलाते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, या इनके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है मोनोजाइगोटिक, क्योंकि ये एक जाइगोट से बने, मोनो का मतलब एक और जाइगोट का मतलब जाइगोट, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं, इनके फीचर सेम है। तो चूंकि एग्जैक्ट कॉपी बन रही है, दो बच्चे बन रहे हैं जो कि एग्जैक्ट कॉपी हैं एक दूसरे की, और चूंकि ये काम खुद से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल है नेचुरल क्लोनिंग की। सिमिलरली ट्रिपलेट्स इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर जो ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट का मतलब 3 बच्चे जो हो रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी एग्जैक्ट कॉपी बनती है, ये भी एग्जाम्पल है हमारे पास किसकी? नेचुरल क्लोनिंग की।
सिमिलरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर ये हमारे पास एक अमीबा है तो अमीबा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये बीच से टूट जाएगा और 2 अमीबा बनेंगे और ये दोनों एग्जैक्टली एक जैसे होंगे, बल्कि इससे 1000 अमीबे भी बन जाएं, सारे के सारे एक जैसे होंगे तो एग्जैक्ट कॉपीज बन रही हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये एग्जाम्पल है नेचुरल क्लोनिंग की। इसके अलावा रीजनरेशन, रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, कोई बॉडी का लॉस पार्ट जो है वो दोबारा से ग्रो हो जाता है। स्टार फिश का अगर आर्म काट दिया जाए तो वो एग्जैक्ट वैसा का वैसा आर्म दोबारा से रीग्रो कर लेती है। तो ये भी एग्जाम्पल है किसकी, क्लोनिंग की। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर्स, ट्यूमर और कैंसर जो है इसके अंदर बेसिकली एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बहुत तेज़ी से। तो ये भी एग्जाम्पल है नेचुरल क्लोनिंग की। कोई भी काम अगर हो रहा है कि जिसके अंदर एग्जैक्ट कॉपीज बन रही हैं और वो नेचर में खुद से हो रहा है, हम नहीं करवा रहे, तो ये नेचुरल क्लोनिंग के अंदर आता है। ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है, ये 2-3 ऑप्शन दे देते हैं, 3 ऑप्शन दे देते हैं इनमें से, और एक ऑप्शन दे देंगे आपको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, या आपको दे देंगे फ्रेटर्नल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल को कहते हैं फ्रेटर्नल, ठीक है, FRATER, ये सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे। फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल ट्विंस वो होते हैं या नॉन आइडेंटिकल वो होते हैं जो एक ही वक्त में पैदा तो होते हैं लेकिन एक लड़का होगा एक लड़की होगी, क्या दोनों लड़के होंगे लेकिन उनकी शक्लें सेम नहीं होती, तो ऐसे भी जुड़वा होते हैं। ये क्लोनिंग की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ओके, अब आ जाए आर्टिफिशियल क्लोनिंग के ऊपर। तो आर्टिफिशियल क्लोनिंग के अंदर जो एनिमल क्लोन किया गया था उसका नाम था डॉली द शीप। एक शीप जो है उसे क्लोन किया गया था, और उसके अलावा लोअर मैमल्स जितने भी हैं उनमें से कुछ को क्लोन किया गया है, उनकी कॉपी बनाई गई है। इंसानों के अंदर क्लोनिंग जो है वो अभी तक नहीं की गई और मेरे ख्याल में की भी नहीं जाएगी क्योंकि ये बैन है, इसके कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। आर्टिफिशियल क्लोनिंग की कैसे जाती है, बहुत आसान है। तो सपोज़ कर ले इंसान का क्लोन करना है, सपोज़ कर ले मेरा अगर क्लोन बनाना है, ठीक है, आपको अवैस का क्लोन बनाना है, तो मेरा आपको एक सेल चाहिए। कौन सा सेल? ये होना चाहिए डिप्लॉइड, ठीक है, ये होना चाहिए डिप्लॉइड। डिप्लॉइड वो सेल होता है कि जिसके अंदर पूरे क्रोमोसोम है। इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। कहाँ से निकालेंगे ये? तो मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट से निकाल लें, सारे सेल्स डिप्लॉइड होते हैं सिवाय गैमेट्स के। स्पर्म्स के अलावा मेरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड हैं। अच्छा, अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो है न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है, तो हमें साइटोप्लाज्म की ज़रूरत नहीं है, तो ये साइटोप्लाज्म हमने हटा दिया। साइटोप्लाज्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए। अच्छा, अब क्या चाहिए? हमें चाहिए किसी इंसान की ह्यूमन फीमेल का ओवम। खाली इस सेल से नहीं बन सकता क्लोन, आपको चाहिए किसी ह्यूमन फीमेल का ओवम। ओवम क्यों चाहिए? क्योंकि ओवम के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेवलपमेंट के लिए लाजमी होती हैं, यानी उनके बगैर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अब इस ओवम के अंदर इस फीमेल के 23 क्रोमोसोम है, क्योंकि ओवम एक गैमेट है और गैमेट में आधे क्रोमोसोम होते हैं, तो ये इस फीमेल की इन्फॉर्मेशन है। हमें इस फीमेल की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरी चाहिए, तो इसका न्यूक्लियस हटा दिया, बच गया इसका साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी चीज़ें होंगी जो कि डेवलपमेंट के लिए लाजमी होती हैं। फीमेल का क्यों चाहिए? क्योंकि क्लोन जो है वो ह्यूमन का क्यों चाहिए? क्योंकि क्लोन इंसानों का बना रहे हैं। जिस स्पीशी का बनाएंगे, शीप का अगर बनाएंगे, तो किसी फीमेल शीप का आपको ओवम चाहिए होगा। अब इस न्यूक्लियस को उठा के रख दिया इसके अंदर, ठीक है, ये बिहेव करेगा एज अ जाइगोट। ये एक सेल है, ये डिवाइड होगा 2 के अंदर, फिर 4 के अंदर, फिर 8 के अंदर। फिर इसको क्या करेंगे? किसी फीमेल के यूट्रस में लगा देंगे। 9 मंथ तक डेवलपमेंट होगी और जो बच्चा पैदा होगा वो वैसा होगा जैसे मेरा बचपन था, और उसके फीचर्स जो हैं वो मेरे बचपन वाले होंगे। तो ये जो है क्लोनिंग का तरीका है, इस तरह से आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो है वो की जाती है। अब इस क्लोनिंग से पूरा का पूरा इंसान बनाए ना बनाए, लेकिन इसका एक फ़ायदा जो हासिल किया जा सकता है वो ये है कि ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गन्स बनाए जा सकें तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं कि जिन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत बनती है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट करना होता है। तो अगर ऑर्गन्स जो हैं वो क्लोन किए जा सकें, लैब के अंदर जो है वो ऑर्गन्स बनाए जा सकें, तो आपको डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी इंसान को नहीं लाना पड़ेगा या किसी इंसान को अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करने पड़ेंगे। सिमिलरली
ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून जो चढ़ाना पड़ता है किसी को, तो उसके लिए डोनर चाहिए होता है, कोई खून देगा तो खून चढ़ाएंगे, तो कई बार खून की शॉर्टेज भी हो जाती है। तो अगर किसी तरीके से क्लोनिंग की जा सके और पूरा का पूरा ब्लड जो है उसे क्लोन किया जा सके, सेल्स को क्लोन किया जा सके और ब्लड को लैब में बनाया जा सके, तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा कि किसी डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास अनलिमिटेड ब्लड होगा। अभी आपको पता है कुछ ब्लड ग्रुप्स ऐसे हैं जो रेयर होते हैं, लाइक O नेगेटिव जो है वो बड़ा रेयर होता है, तो अगर क्लोनिंग की जा सके इसकी तो O नेगेटिव जो है वो मुसलसल प्रोड्यूस होता रहेगा और सबके अंदर वही लगाया जाएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल जो है वो एक्सेप्ट यूनिवर्सल डोनर होता है, वो ब्लड किसी में भी लगाया जा सकता है। तो ये कुछ फ़वाइद हैं क्लोनिंग के। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये बनवाए जा रहे हैं। इंसुलिन बैक्टीरिया से बनवाया जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो बनवाया जा रहा है। इंटरफेरॉन इम्यून सिस्टम के अंदर काम आते हैं, बनवाए जा रहे हैं। एंटीथ्रोम्बिन ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होते हैं। ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनवाई जा रही हैं। नुकसान क्या है क्लोनिंग का, इंसानों के अंदर क्यों बैन है? तो एक तो क्रिमिनल इश्यूज़ हैं कि एक ही शख्स, एक ही शक्ल के मल्टीपल लोग हैं। आप मूवीज़ में देखते हैं कि एक शख्स कोई कांड करके आता है और दूसरा शख्स जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अगर क्लोनिंग की जा सके तो बचपन में ही जब बच्चा पैदा हो रहा होगा उसी वक्त जो है वो बहुत सारे क्लोन बना लिए जाएंगे और एक ही शक्ल के बहुत सारे लोग घूम रहे होंगे। तो पॉलिटिशियंस तो कभी मरेंगे ही नहीं, अपने जो है वो मुसलसल क्लोन प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो नवाज़ शरीफ जो है उसकी हज़ार कॉपीज़ जो हैं वो हर कुछ वक्त के बाद नया नवाज़ शरीफ आ जाएगा, एक मरेगा फिर नवाज़ शरीफ आ जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्लोनिंग से रिलेटेड हैं। फिर जो क्लोन बनाया जाएगा, अगर मेरा क्लोन बनाया जाए तो वो उसका रिलेशनशिप क्या होगा किसके साथ? लाइक मैं जो है वो अपने पेरेंट्स का बेटा हूँ, लेकिन वो क्लोन जो है वो मेरे पेरेंट्स का बेटा नहीं होगा क्योंकि वो उनसे नहीं बना, वो मुझसे बनाया गया है। तो मुझसे क्या रिलेशन होगा, उनसे क्या रिलेशन होगा? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा एथिकली जो है वो कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं। तो इसकी वजह से इंसानों के अंदर जो क्लोनिंग है वो बैन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं रही होगी, छुप छुपा के चली रही होगी कहीं ना कहीं। ये कुछ 2-3 बातें और हैं जो डिस्कस करनी है, बस ये चैप्टर पे ख़त्म होगा। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो भाई पोल्यूशन जो है वो आपको पता है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इंसानों के लिए। पोल्यूशन डिफरेंट तरह की होती है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इससे आती हैं, लाइक एसिड रेन। एसिड रेन जो है ये तेज़ाबी बारिश होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत वक्त तक अगर बारिश ना हो तो जितनी भी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जमा हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो गैसेस निकल रही हैं गाड़ियों से और मशीनों से, ठीक है, और डिफरेंट सोर्स से NO2 और SO2, ये जाके एटमॉस्फेयर में जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब जब बारिश होगी, ऊपर से जब बारिश होगी तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये पानी के साथ कंबाइन होकर एसिड बन जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड, ये HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड, ये H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो बारिश है ये जब नीचे आएगी तो फिर ये इंसानों की स्किन को और उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है, इसके अलावा मटेरियल को भी डैमेज करती है। दिस इज़ एसिड रेन। स्किन कैंसर, ये स्टोन कैंसर नहीं है, स्किन कैंसर होगा, ये भी पोल्यूशन की वजह से होता है। पोल्यूशन की वजह से ओजोन डैमेज होती है। ओजोन डैमेज होने की वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं सन से वो आ जाती हैं ज़मीन तक और वो फिर इंसानों की स्किन में जाके DNA के अंदर चेंजेस लेकर आती हैं, जिसकी वजह से सेल एबनॉर्मल हो जाते हैं और स्किन के ऊपर कैंसर हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज़्यादा हीट जो है ना वो अर्थ में रह जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। काफ़ी मेजर रोल जो है इसका इसके अंदर वो इंडस्ट्रीज़ का है। इंडस्ट्रीज़ से एक तो एयर पोल्यूशन होती है, जो गैसेस निकलती हैं वहाँ से, फिर उनका जो मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो समंदर में डाल देते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होती है। कई जो है वो ज़मीन में दबा देते हैं तो उससे लैंड पोल्यूशन होती है। तो इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो प्रॉब्लम कर रही है वो है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा मैं बता चुका हूँ। डिफॉरेस्टेशन से होता यह है कि जो मिट्टी है वो अपनी जगह से मूव करने लगती है, जिसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन, और इसी की वजह से फ्लड्स भी आते हैं, सैलाब भी आते हैं। तो इसको रोकने का जो तरीका है वो ये है कि फॉरेस्ट लगाए जाएँ, जंगलात लगाए जाए, क्योंकि जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, वो स्लाइड नहीं होने देती। तो ये कुछ है कंजर्वेशन से रिलेटेड। देन दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल है क्या, इसकी मैं अभी रिसेंट भी एग्जांपल देता हूँ। बायोलॉजिकल कंट्रोल ये होता है कि किसी भी पैथोजन को, पैथोजन मतलब डिजीज़ कॉज करने वाले या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए ना आप दवाएं इस्तेमाल ना करें, आप हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसका जो एनिमी है वो इस्तेमाल करें। क्या मतलब है इसका भाई?
सपोज कर लें कि अभी जो यहाँ पर पहले मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मलेरिया है तो मलेरिया जो है ये होता है प्लाज्मोडियम से, लेकिन प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी तक जो आता है वो मच्छर के ज़रिए आता है। तो अब मच्छर को मारने के लिए कई लोग केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन मच्छर को मारने का आसान तरीका क्या है कि मच्छर जहाँ पैदा होता है वो पानी वाला एरिया होता है, पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं या जो ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे वो मछलियाँ डाल दी जाएँ जो लार्वा खाती हैं, मॉस्किटो का लार्वा खाती हैं, तो इससे ना तो पोल्यूशन होगी ना डैमेज होगा, बल्कि बहुत आसानी से जो है वो आप मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर कोई भी जो पैथोजन होता है उसका नेचुरल एनिमी, उसका दुश्मन लाकर बिठा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है वो लोकस्ट ने अटैक किया है, टिड्डी जो हैं उन्होंने अटैक किया है फसलों के ऊपर। तो अब इसको एक तरीका तो ये है कि केमिकल्स के ज़रिए मारा जाए, लेकिन उससे फसलों को भी नुकसान होगा, एनवायरनमेंट भी ख़राब होगा। बेहतर तरीका क्या है कि परिंदे छोड़े जाएं जो कि उन्हें नेचुरली खाते हैं, जो उनकी फूड है। तो परिंदे छोड़ने से होगा ये कि एक तो नेचर को भी कोई नुकसान नहीं होगा और दूसरा ये कंट्रोल भी हो जाएगा। तो दिस इज़ नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर करते हैं कि अगर कीड़ों को कंट्रोल करना है तो उनके शिकारी ला के बिठा दें या जो पैरासाइट है उनको ला कर बिठा दें। अच्छा, इसके अलावा फसलों को बचाने का और भी तरीका होता है। एक ये है कि आप प्लांट्स को ऐसी जगहों पर ग्रो करें जो अनसूटेबल है पैथोजन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक एनवायरनमेंट है कि एक फसल है एक खेत है कि जहाँ पर कोई ख़ास तरह का बैक्टीरिया या वायरस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, तो आप वहाँ के बजाय ऐसी जगह पर प्लांट्स को ग्रो करें जहाँ पर वो बैक्टीरिया वायरस नहीं है। एक और तरीका होता है क्रॉप्स को बचाने का, वो है इंटरप्लांटिंग। इंटरप्लांटिंग किसे कहते हैं? इंटरप्लांटिंग कहते हैं एक ही खेत में 2 तरह के या 3 तरह के फसलों को ग्रो करना एक साथ। नॉर्मली ये होता है कि एक खेत में एक तरह की फसल ग्रो करती है, तो अगर उसको नुकसान पहुंचाने वाला ऑर्गेनिज्म है तो पूरी की पूरी फसल ख़राब हो जाती है। अगर आप इंटरप्लांटिंग करते हैं तो उससे होगा क्या, ये आपके पास एक तरह का पौधा है, ठीक है, ये आपके पास दूसरी तरह का पौधा है और ये आपके पास इसी तरह का पौधा है, ठीक है। अगर इसमें बीमारी लगी है तो वो बीमारी इसमें नहीं लगेगी, तो बीमारी सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रहेगी। अगर यहाँ पर भी सेम पौधा होता, यहाँ पर भी सेम पौधा होता, तो वो बीमारी इस तरह से फैलती और पूरी फसल ख़राब हो जाती। तो एक ये है इंटरप्लांटिंग का फ़ायदा। एक और चीज़ है जो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं? अगर आपने खेत में एक फसल लगाई है तो कई बार ऐसा करते हैं लोग कि वही फसल लगाते रहते हैं, सारी ज़िंदगी उस खेत में वही फसल लगती है। तो अगर वहाँ पर कोई पैरासाइट ग्रो कर गया तो वो बहुत आसानी से उस फसल को ख़राब करता रहता है, साल साल ख़राब करता रहता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक वक्त आपने एक फसल लगाई, 6 महीने एक फसल लगाई, अगले 6 महीने आप कोई और चीज़ उगाएं उसमें, फिर अगले 6 महीने कोई और चीज़ उगाएं। तो इस तरह से रोटेट करते रहें। इससे होता यह है कि कोई भी जो एक प्लांट को ख़राब करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट है, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसका जो होस्ट है वो मौजूद नहीं होगा। एक वक्त तक मौजूद होगा, फिर उसके बाद नहीं होगा, तो वो खुद ब खुद मर जाएगा। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे प्लांट्स लगाएं जिन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। ये जो आपके दालों वाले जो पौधे होते हैं या मटर वाले जो पौधे होते हैं, इनके अंदर होता यह है कि इनकी रूट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है गैस की फॉर्म में, ये उसे कन्वर्ट करते हैं NO2 में और NO3 में। ये चीज़ प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अगर आप फसलों के अंदर ऐसे कहीं कहीं बीच बीच में लगा देंगे, लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा देंगे, तो उससे होगा ये कि जो फसलों की फर्टिलिटी है, जो खेत की फर्टिलिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं बिना केमिकल्स इस्तेमाल किए। आई होप ये चैप्टर जो है वो समझ आया होगा। ये काफ़ी बोरिंग सा चैप्टर है और इसके अंदर कुछ खास है नहीं, मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया है। मैं यूजुअली इतना डिटेल में पढ़ाता नहीं हूँ ये चैप्टर।